स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का बेसिक करते हैं। इसमें हम सभी थ्योरम्स करेंगे और सारे एग्जाम्पल्स करेंगे। ये रियल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है और रियल नंबर्स की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। रियल नंबर्स की आपको अच्छे से जानकारी है तो ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। फिर भी मैं एक बार इसको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, रियल नंबर्स में पहला है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 इनफाइनाइट तक। यदि नेचुरल नंबर्स के अंदर प्राकृत संख्याओं में यदि जीरो और ऐड कर देते हैं तो जीरो ऐड करने से होल नंबर हो जाते हैं, यानी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। उसके बाद यदि पूर्ण संख्याओं में हम नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर देते हैं तो पूर्णांक हो जाते हैं, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है परिमेय संख्या। आप जानते हो उनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिखते हैं, जिसमें कंडीशन है क्यू जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों इस लिस्ट में से पूर्णांकों की लिस्ट में होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद अपरिमेय संख्या को टी से रिप्रेजेंट करते हैं। अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय को हम कभी भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है, इसमें परिमेय भी होती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी होती हैं। जेड प्लस क्या होता है, धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है और जेड माइनस है ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय होता है। क्यू प्लस धनात्मक परिमेय संख्याएं जिनको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं का समुच्चय होता है। उसके बाद में आर प्लस है वास्तविक धनात्मक संख्याओं का समुच्चय होता है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय होता है। तो ये तो आपके रियल नंबर से संबंधित जानकारी थी। अब इस चैप्टर में जो भी आने वाली थ्योरम्स है ना, उनको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब आप इसको रख देते हैं। देखो, पहला है अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त या गुणनखंडित किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अद्वितीय होता है। जैसे देखो, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे मैं ले लेता हूं, यहाँ 15 ले लिया मैंने, 15। अब देखो, ये 3 से डिवाइड हो रहा है तो मैंने 3 से डिवाइड किया और 5 टाइम डिवाइड हो गया। फिर 5 से डिवाइड किया, मैंने 1 टाइम डिवाइड हो गया। तो 15 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए, 3 × 5 आ गए, 3 × 5। अच्छा, अब मैं देखो, मैं चाहूँ तो ये देखो 5 से डिविजिबल है, मैं डायरेक्ट 5 से डिवाइड कर सकता हूँ। इसको 5 को डिवाइड किया, 3 टाइम किया, आ गया 15 को से, और 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका प्राइम फैक्टर देखो, इसके अंदर 15 का प्राइम फैक्टर 5 × 3 आ गया। यानी कोई सी भी विधि से किया हमने, चाहे फर्स्ट बार 5 ले लिया हो चाहे 3 ले लिया हो, दोनों में यूनिक आएगा आपको। यानी 5 × 3 इस मेथड से आ रहा है तो 5 × 3 आ रहा है, और इस मेथड से आ रहा है तो 5 × 3 आ रहा है। यानी इसका जो गुणनखंड होता है अद्वितीय होता है, इसमें क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट थ्योरम क्या है। नेक्स्ट थ्योरम में हमको दिया है, यदि p कोई अभाज्य संख्या है, मान लीजिए p कोई अभाज्य संख्या है, मैंने अज्यूम कर लिया 3 है कोई, है ना, कुछ भी ले लिया मैंने, और p कोई a स्क्वायर को डिवाइड करता है। मान लीजिए a स्क्वायर की जगह मैंने ले लिया 81 ले लिया, तो p a को भी विभाजित करेगा जहां a धनात्मक पूर्णांक है। ये क्या कहना चाह रहा है कि कोई यदि अभाज्य नंबर है और वो किसी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है। देखो, ये स्क्वायर नंबर ये है, इसको यदि ये डिवाइड कर रहा है, जैसे 3 है, स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है 3, तो 27 टाइम डिवाइड कर रहा है ना, तो फिर ये कहना चाहता है कि यदि स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा। तो इसका अंडर रूट लेंगे तो 9 आ जाएगा। तो देखो, ये 9 को भी डिवाइड कर रहा है 3। अब समझ गए होगे आप। फिर भी और लेता हूं मैं एग्जाम्पल। जैसे मैंने एग्जाम्पल में ले लिया, मैंने 2 पे कोई प्राइम नंबर ले लिया, भाज्य संख्या ले ली, और किसी वर्ग नंबर को ये डिवाइड कर रहा है, 16 को डिवाइड कर रहा है। तो ये तो वर्ग नंबर है, स्क्वायर नंबर है, तो इसको डिवाइड करेगा ये, मान लीजिए 8 टाइम। जो कितने टाइम डिवाइड करता है उससे कोई लेना देना नहीं है, बात ये है कि वो डिवाइड करना चाहिए। अच्छा, अब ये कहना चाहता है कि यदि ये स्क्वायर नंबर को डिवाइड कर रहा है ना, तो ये अभाज्य संख्या उसके अंडर रूट को भी विभाजित करेगी। तो इसका अंडर रूट कितना है, 4 है। अब इसको डिवाइड करके देखो, ये 2 टाइम डिवाइड हो रहा है। अब समझ गए होगे, अगर p कोई अभाज्य संख्या है और यदि ये a स्क्वायर को डिवाइड करती है तो a को भी निश्चित रूप से डिवाइड करेगी। अच्छा, ये आपके जो संख्याओं को हम अपरिमेय सिद्ध करेंगे ना, तो उनमें ये बहुत काम आएगा। अच्छी थ्योरम है ये। नेक्स्ट देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको आपको सिद्ध करके देते हैं। देखो, आप इसको हम अलग कागज पर देते हैं। देखो, बहुत अच्छी थ्योरम है ये।
देखिए √2 को एपर में सिद्ध करवा रहा है, तो हम क्या करते हैं कि इसके कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं। हम ये लेकर चलते हैं कि मान लो कि √2 है जो परिमेय संख्या है, तो हमने माना है यानी अजूम किया है, माना √2 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये हमने अजूम किया। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हैंस अतः √2 इक्वल टू हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया, A/B लिख दिया, जहां B नॉट इक्वल है 0 के। एक बात तो यह है कि B 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह भी दे दो इसमें एक नंबर, 2 नंबर पर दे दो कि A एंड B, A तथा B पूर्णांक है, यानी पूर्णांक बता दो, पूर्णांकों की लिस्ट आपको समझा दी क्या है। उसके बाद में 3 नंबर पर दे दो कि मान लो ये और B है जो सहअभाज्य है, सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब ये होता है कि A को और B को कोई 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, जैसे तो अर्थात इनका एच शेप होता है जो 1 होता है इनका। अच्छा, अब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो हमने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया A²/B²। 1 रख दो यहाँ, एम्प्लाइज दैट 3B² इक्वल टू A²। अब ये देखो ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो एम्प्लाइज दैट B² इक्वल टू A²/3। यहां तक ठीक है। अब यहां ये देखिए कि आप ये दिखाई दे रहा है कि A² 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हमने अभी एक थ्योरम पढ़ी थी, यहां लिखेंगे चूंकि A² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो इसका अंडर रूट A भी 3 से विभाजित होगा, भी 3 से विभाजित होगा। अभी थ्योरम कराई थी मैंने, विभाजित होगा, तो उसका यूज किया हमने, इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, मान लो इक्वेशन 1। तो यहां इक्वेशन 1 से हमको ये पता लग रहा है कि A है जो 3 से डिवाइड हो रहा है। अब मान लेते हैं, माना जैसे मान 3 से डिवाइड हो रहा था A, तो 3 से डिवाइड किया मैंने A को, तो मान लेते हैं C टाइम डिवाइड हो गया। तो आपको पता है ना, ये देखो A इक्वल टू 3C ऐसे इक्वल होते हैं ये, तो मान लेते हैं, माना A इक्वल टू में 3C, ये इतने टाइम डिवाइड हो गया ये। तो अब हम A का मान समीकरण 1 में रखने पर, A का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में रखोगे तो B² इक्वल टू में, ये देखो A है, ये A², तो इसको स्क्वायर करके रखेंगे, तो 9C² अपॉन यहाँ 3, इनको हम काटेंगे तो 3C² आ गया। एम्प्लाइज दैट C² की वैल्यू क्या आ गई, इसको डिवाइड में दे देंगे, तो B²/3, इसको नंबर 2 दे दो। और यहां से देखो, सिंस B² 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है, तो हम जानते हैं कि एक थ्योरम पढ़ी अभी हमने कि B² डिवाइड हो रहा है इससे 3 से, तो इसका अंडर रूट B, अतः B भी 3 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। अच्छा, अब हमने ये पता कर लिया नंबर 2 से कि 3 से विभाजित हो रहा है, और नंबर 1 से ये पता कर लिया कि ये 3 से विभाजित हो रहा है। हमने यहाँ सहअभाज्य लेकर चले थे, सहअभाज्य का मतलब 1 के अलावा कोई नंबर नहीं है जो इनको दोनों को डिवाइड कर दें, बट हमको तो 3 ऐसा नंबर मिल गया जो A को भी डिवाइड कर रहा है, B को भी डिवाइड कर रहा है, तो ये तो गलत बात सिद्ध हो गई। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से A/B 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, ये यूँ लिख दो, A तथा B ऐसे लिख दो, A तथा B दोनों
3 से विभाजित हो रहे हैं, विभाजित हो रहे हैं, जबकि हमने इसको सहभाज्य लेकर चला था, तो यह तो विरोधाभास हो गया। तो यह जो कि एक विरोधाभास है, जो कि एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब ये विरोधाभास क्यों हुआ? विरोधाभास हमने गलत परिकल्पना कर ली फर्स्ट में क्या गलत परिकल्पना कर ली कि √2 को परिमेय मान लिया। परिमेय मानना गलत है, तो सही क्या होगा कि यह परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे हम जो कि एक विरोधाभास है। यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण है, गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है। कि √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ये गलत परिकल्पना थी हमारी कि √2 एक परिमेय संख्या है, ये गलत परिकल्पना थी। तो √2 परिमेय संख्या होना गलत साबित कर रहे हैं, तो सही क्या है? अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। तो नेक्स्ट हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किधर रख दिया मैंने, देखता हूं मैं, एक सेकंड। हाँ, यहाँ मिल गया नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, यानी इसके एग्जाम्पल, सारे एग्जाम्पल्स करते हैं हम। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 की पावर n 0 पर समाप्त होती है। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, इसका हल इस तरह से करेंगे। यहां हल लिखते हैं, हल। चूंकि हम जानते हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में टू तथा 5 अवश्य होते हैं, 5 अवश्य होते हैं। चेक करके देख लो ना। जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लिया जो 0 पर समाप्त होने वाला, जैसे मैंने 10 ले लिया या 100 ले लिया, कुछ भी ले लिया, तो इसके फैक्टर करेंगे 2 × 5, यानी 2 को और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जब भी जाकर 10 होगा। यहाँ देखो, इसमें 2 × हमने लिख दिया यहाँ 50, और 50 को 2 × 25 और 5 × 5, यानी और कितने भी हो सकते हैं, लेकिन एक पेयर जरूर होना चाहिए 2 और 5 का। तो अब हम इस जो नंबर दे रखा है उसके प्राइम फैक्टर करते हैं। अब हम लिखेंगे, अब 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, खंड करते हैं। 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 2 × 2 की पावर n हो जाएगा। अब इसके गुणनखंड में देखो, 2 तो है बट 5 नहीं है इसके अंदर, तो यहां लिखेंगे हम, चूंकि 4 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, 5 नहीं है तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती। अतः किसी भी प्राकृत संख्या
अतः किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 4 की पावर n, यहीं से लिख देते हैं, संख्या 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होती, अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आप n की जगह नेचुरल नंबर्स के अंदर कुछ भी पुट कर लीजिए, कुछ भी नंबर, तो ये नंबर है जो 0 पर समाप्त कभी होगा ही नहीं, क्योंकि 0 तो जब बनता है जब 5 का मल्टीप्लाई 2 से होता है, इसमें 5 है नहीं तो ये 0 पर समाप्त होगी ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 करते हैं। तो देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो मैं पेन चेंज कर लेता हूं थोड़ा सा। देखो 6 के अभाज्य गुणनखंड ये छोटे छोटे हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया यहां से। 2 × 6 होते हैं, इसको देखो 20 को हम 2 × 10 लिख सकते हैं और 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं, यहां तक ठीक है। अच्छा, अब हम इनका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में इसको चाहो तो आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, वरना डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो यहाँ 2 की पावर, यहाँ एचसीएफ दोनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है, तो केवल देखो 2 आ रहा है एचसीएफ। अच्छा, इसके बाद एलसीएम के अंदर क्या करेंगे, जो कॉमन होता है वो नंबर लेते हैं और जो बच गए जो सारे नंबर लेते हैं। 2 × 3 × 5, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने आ जाएगा, ये 15, 30 और × 60 आ जाएगा, 60 एचसीएफ आ जाएगा इसका। तो ये एचसीएफ आ गया हमारा 6 का और एलसीएम आ गया 20 का। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 देखते हैं। 96404 का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात कीजिए और उसके बाद में उसका एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले 96 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 2 का भाग देते हैं, ये कितनी बार गया, 48 बार गया। फिर 2 का भाग देंगे, ये 24 बार गया। फिर 2 से काटेंगे ये हम, तो 12 मिल जाएगा हमको। फिर 2 से काटेंगे तो हमको 6 मिल जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो 3 मिल जाएगा और 3 से काटेंगे तो 1 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ इसके अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, देखो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ 2 की पावर 5 आ गया × 3, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब हम 404 को अभाज्य गुणनखंड करते हैं। देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो यहाँ 202 आ गया। फिर 2 से हमने डिवाइड किया इसको तो 101 आ गया। अब कोई आगे डिवाइड नहीं हो रहा, ये 1 टाइम डिवाइड हो रहा है इससे खुद नंबर से ही। तो इसके हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 है जो 2 टाइम आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2 × 101। तो अब हम एचसीएफ लेते हैं, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसकी सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो यहाँ 2 की पावर 2, ये सबसे छोटी पावर 2 की पावर 2 है, तो यानी इसका 4 एचसीएफ आ जाएगा, 4। अब इसकी सहायता से हमको एलसीएम भी निकालना है। तो हम जानते हैं कि यदि 2 नंबर्स का हम प्रोडक्ट कर दें यानी गुणनफल कर दें और उसमें एचसीएफ से डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा आपका एलसीएम। एचसीएफ हमारे पास 4 आया है, इसको हम काटेंगे तो कितना बार कटेगा, 101। तो आप 96 को 101 से मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 9696 आंसर आ जाएगा आपका। एक बार करके भी देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक हो तो इसमें देखो 101 × 96, ये 606 और यहाँ 909, बिल्कुल सही है, 9696 ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं क्या है। एग्जाम्पल 4 के अंदर हमको दे रखा है कि 672 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम दोनों चीज पूछ रहा है। तो देखो इसके अंदर हम पहले यहाँ 6 लेते हैं, 6 इसके प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आ गया और 3 से भाग देते हैं तो 1 टाइम आ गया। अब यहाँ लेते हैं हम 72 लेते हैं,
तो 2 से भाग देंगे तो 36 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे हम 18 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे तो हम 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार और 3 से काटेंगे तो 1 बार कट गया। अब यहाँ 120 आ गया, तो 120 को आप 2 से काटो तो ये 60, फिर 2 से काटो ये 30, फिर 2 से काटो ये 15, फिर 3 से काटो ये 5, फिर 5 से काटो ये 1। तो हमारे पास में आ गया 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और 72 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 गुणा 2 3 की पावर 2, और यहाँ 120 को हम लिखेंगे 2 की पावर 3 इंटू में 3 इंटू 5। अच्छा, अब देखो इसके एस शेप कैसे निकालते हैं, जो दोनों में कॉमन होता है ना उसमें सबसे छोटी पावर लेते हैं। तो देखो 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो छोटी पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 1 है, और 3 में भी देखो 3 में भी 3 की पावर 1 है तो 3 होता है। तो एस शेप हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। अब हम एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, जो दोनों तीनों में कॉमन है उनमें से सबसे बड़ी पावर लेते हैं। तो देखो यहाँ 3 आ गया, 3 की पावर 3 इंटू जो 3 नहीं सॉरी 2 की पावर 3, यहाँ अब 3 देखो 3 की बड़ी पावर 2 है तो 3 की पावर 2 है इंटू में 5, बस ये बचा है। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको यहाँ से 8 मिल जाएगा, यहाँ से 9 मिल जाएगा, यहाँ से 5 मिल जाएगा, और इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 360 आंसर मिल जाएगा। तो ये इसका एलसीएम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमको दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि √3 है जो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो अभी मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था, मैं पेन चेंज करना चाह रहा था लेकिन मिला नहीं इधर यहाँ से, चलो मैं इसी से समझा देता हूँ। हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, और कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि जिसको अपरिमेय सिद्ध करवाना चाहता है तो हम इसको परमेय लेकर चलेंगे। तो परमेय के यदि सभी गुण धर्म यदि पूरा करता है ये, तो ये परमेय संख्या हो जाएगा, अदरवाइज अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो हम यहां लिखते हैं माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये अज्यूम कर लिया अपन ने, संख्या है ये मान लिया। तो अब परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए √3 बराबर में P/Q की फॉर्म में लिख दिया, जहां b नॉट इक्वल 0 है तथा a और b सह अभाज्य पूर्णांक है। ये दोनों बातें हमने एक साथ लिख दी, इसको पूर्णांक भी बता दिया और सहभाज्य बता दिया। तो इंपॉर्टेंट शब्द है सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब होता है ए और बी में 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो दोनों काट दे। तो अब हम चेक करेंगे कि ये हमारी जो लिखी हुई बात सही है या गलत है। तो देखो हमने दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग कर देंगे तो ये तो 3 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा a² / b² हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एम्प्लाइज दैट 3b² इक्वल टू में a², और b² की वैल्यू मिल रही है a²/3, ये मिल रही है। अच्छा, अब यहां से हमने इसको नंबर 1 दे दिया 1, तो यहां से देखो कि a² 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यहां लिखेंगे चूंकि a² 3 से विभाजित है, तो अभी हमने एक प्रमेय क्या पढ़ी थी कि p कोई अभाज्य नंबर है, और यदि वो a² को विभाजित करता है तो a को विभाजित करेगा, इसलिए a भी 3 से विभाजित होगा। अब हम क्या करते हैं, मान ले विभाजित होगा, जैसे a 3 से विभाजित हो रहा है, a है तो 3 से विभाजित, तो हम मान लेते हैं c टाइम विभाजित हो गया वो, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके बराबर होता है, तो a इक्वल टू 3c। तो ये अज्यूम किया कि c टाइम विभाजित हो रहा है, तो हम लिखते हैं माना
ए इक्वल टू में 3c ये लिख दिया, और c का मान हमने समीकरण 1 में रख दिया। a बराबर 3c समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो तो क्या है, बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर का की जगह इसका स्क्वायर करेंगे तो 9c स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 3, यहाँ 3 है, इनको काटेंगे तो हमको 3c स्क्वायर मिल जाएगा। 3c स्क्वायर मिल गया, देखो 3 यहाँ डिवाइड में दे देंगे तो एम्प्लाइज दैट हमारे पास c स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, बी स्क्वायर अपॉन 3 आ गई। तो यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो, इसको हमने 2 नंबर दे दिया। देखो यहाँ से बी स्क्वायर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है, दिख रहा है हमको, क्योंकि बी स्क्वायर 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है तो यह बी, इसका अंडर बी भी विभाजित होगा, इसलिए बी भी 3 से विभाजित होगा। अच्छा, तो हमने समीकरण 1 से यह सिद्ध कर दिया था कि ये ए से विभाजित हो रहा है, और 2 से ये पता लगा लिया कि ये बी भी 3 से विभाजित हो रहा है। तो हमने फर्स्ट में क्या कहा था कि ये दोनों सहभाज्य हैं, यदि एक के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों को विभाजित कर दे, बट हमको तो यहाँ 3 मिल गया। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण 1 व 2 से ए तथा बी 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, जो एक विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो हम यहां लिखेंगे यह विरोधाभास क्यों पैदा हुआ है, तो यहां लिखेंगे चूंकि यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण उत्पन्न हुआ। तो गलत परिकल्पना क्या थी, गलत परिक्रमा का कारण उत्पन्न हुआ कि √3 एक परिमेय संख्या है। यह विरोधाभास हमारी जो प्रारंभ में गलत परिकल्पना की गई थी कि √3 एक परिमेय संख्या है, उसके कारण उत्पन्न हुआ है। तो अब इसको √3 परिमेय होना गलत है, तो सही क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है। तो लिख देंगे अतः √3 अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, 6 और 7 देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या करने के लिए हमको इसको कंट्राडिक्शन मेथड काम करना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, ये हमने अज्यूम कर लिया, परिमेय संख्या है। अच्छा, परिमेय संख्या है तो हम उसको P/Q के रूप में लिखेंगे। यहां लिखेंगे इसलिए 5 माइनस √3 इक्वल टू में A/B, जहां B नॉट इक्वल 0 तथा A और B सहअभाज्य पूर्णांक है, ये अज्यूम कर लिया हमने, सहअभाज्य पूर्णांक है, B 0 नहीं है, तो ये P/Q की फॉर्म में लिख दिया। अच्छा, अब पिछले क्वेश्चन में हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड की थी, यहाँ स्क्वायरिंग नहीं करेंगे, यहाँ बस इतना काम है कि रूट के नंबर को एक साइड में दे दो और बिना रूट के नंबर्स को एक साइड में दे दो। तो हमने क्या किया, यहाँ से 5 को उधर ले गए, तो -3 इक्वल टू में A/B -5, यहाँ एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो A - 5B
अपॉन में बी आ गया। अब माइनस को भी राइट में दे दो, तो माइनस को राइट में दोगे तो लेफ्ट में √3 बच जाएगा, और इधर माइनस से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b हो जाएगा, और माइनस में a अपॉन में b, इसको नंबर 1 दे दो। अब यहाँ देखो, हमने a और b दोनों को पूर्णांक लिया था, और 5 पूर्णांक हैं, तो पूर्णांकों का मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ क्या है, परमेय संख्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a, b तथा 5 सभी पूर्णांक हैं, इसलिए अतः 5b माइनस a अपॉन b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो इसके इक्वल साइन जब भी लगता है जब ये लेफ्ट में भी परिमेय संख्या हो, यहाँ एम्प्लाइज दैट है। तो समीकरण 1 से देखो √3 एक परिमेय संख्या मिल रहा है यहाँ, क्योंकि पर इक्वल साइन जब भी लगता है जब दोनों साइड में बराबर नंबर होते हैं तब। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से √3 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि √3, देखो कोई भी अभाज्य नंबर और उसका अंडर लेते हैं तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। √3 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये तो विरोधाभास हो गया। क्या हो गया? ये तो विरोधाभास हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो जानते हैं कि शाश्वत सत्य है कि √3 अपरिमेय संख्या है, और समीकरण 1 इसको परिमेय बता रही है। क्या बता रही है? परिमेय संख्या। तो लिखेंगे अतः यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण हुआ। तो हमने प्रारंभ में गलत परिकल्पना कर दी, यानी ये कल्पना हमने गलत कर दी कि √5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये गलत कर दी तो सही क्या है? ये परिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 अपरिमेय संख्या है। ये आ गया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। तो लिखेंगे या माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। ये मान लिया हमने परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो हम इसको P/Q के रूप में लिखते हैं। इसलिए 3√2 इक्वल टू में a/b, जहां b नॉट इक्वल 0 तथा a और b हैं जो अभाज्य पूर्णांक है। तो अब देखो यहाँ स्क्वायरिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको ये बता रखी है ट्रिक से कि रूट का नंबर एक साइड में दे दो और बिना रूट का नंबर एक साइड में कर दो। तो बिना रूट का देखो 3 है तो इसको राइट में ले जाओ। तो एम्प्लाई दैट √2 इक्वल टू में a/3b हो गया। इसको नंबर 1 डाल दो। अब देखो ab, bb, 3b ये तो पूर्णांक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि a, b तथा 3 सभी पूर्णांक हैं तो इसका मतलब ये नंबर है जो परिमेय संख्या है। अतः a/3b एक परिमेय संख्या है। देखो ये परिमेय संख्या साबित कर दिया हमने, और यहाँ इक्वल साइन लगता है। तो इक्वल साइन जब भी लगता है जब दोनों साइड में इक्वल नंबर होते हैं, तो यहाँ इक्वल वैल्यू होती है। तो देखो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से √2 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जानते हैं कि
लेकिन हम जानते हैं कि देखो कोई अभाज्य नंबर पर अंडर रूट लगा होता है तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्या होती है, शाश्वत सत्य है। हम जानते हैं कि √2 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ये √2 अभाज्य संख्या है और ये इक्वेशन नंबर 1 बता रही है कि ये भाज्य संख्या है, और हम को जानकारी है कि अभाज्य संख्या है, तो ये तो विरोधाभास हो गया। तो यहां लिखेंगे यह विरोधाभास, यह विरोधाभास हमारी प्रारंभ में की गई गलत परिकल्पना के कारण हुआ, गलत परिकल्पना के कारण हुआ, के कारण हुआ। तो गलत परिकल्पना क्या थी कि ये परिमेय संख्या मान लिया था हमने इसको, तो ये गलत है। तो सही क्या है, अतः 3√2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये देखो, तो ये हमने इसको अपरिमेय सिद्ध कर दिया। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, इसको अब अच्छे से देखना, और एक्सरसाइज में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट्स।